Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our first lecture of biochemistry. और आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक का। सारे ही टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे बट उनके इम्पोर्टेंट एरिया जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा बायोकेमिस्ट्री के आपके दो पार्ट आएंगे, ये पार्ट 1 है फिर पार्ट 2 है। इस पार्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगी, जो मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, उनके क्वेश्चन में पैरेलली यहीं पर आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अपने आप में बहुत इजी कह सकते हो आप, और साथ में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज अ क्लियर एग्जाम रेडी समरी है यहाँ पर पूरी, जिसमें से कि आपके क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं, वही एरिया मैंने कवर किया है। मैं आपको यहाँ पर पाथवेज नहीं बताने वाले कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, या फिर क्रैब साइकिल का मैं पाथवे नहीं बताने वाली आपको। मैं आपको वो एरिया यहाँ पर करवाऊंगी जिसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की। अब रेगुलेटरी स्टेप जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो कौन कौन से होते हैं? जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और इन 10 स्टेप में से जो 7 स्टेप होते हैं वो आपके होते हैं रिवर्सिबल। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। लेकिन 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, और इन्हीं 3 स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं 3 स्टेप को हम बोलते हैं रेगुलेटरी स्टेप। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी स्टेप। ये 3 स्टेप आपके होते कौन कौन से हैं? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना पहला ये स्टेप होता है, जो कि आपका इरिवर्सिबल है, यानी यूनिडायरेक्शन है। जो दूसरा आपका इरिवर्सिबल स्टेप होता है आपका, वो कौन सा होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना। और एक आपका होता है लास्ट का, जिसमें फोस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस के आपके, ये स्टेप आपके इरिवर्सिबल होते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। बाकी के जो स्टेप होते हैं वो आपके बाई डायरेक्शनल या फिर रिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं जो कि आपके इरिवर्सिबल हैं, जिसको आप यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हो, इन्हीं 3 स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी स्टेप। यहाँ पर जो इंजाइम काम करती है वो करती है हेक्सोकाइनेज, यहाँ काम करती है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करती है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और यहाँ पर करती है पाइरुवेट काइनेज। इन्हीं 3 एंजाइम जो हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है, ये 3 स्टेप रेगुलेटरी स्टेप है। इन्हीं एंजाइम के हम लोग एक्टिवेटर और इनहिबिटर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होती है, इसको ग्लूकोकाइनेज भी कहा जाता है। क्यों? हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन, काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ऐड करना। क्योंकि जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का है, उस पर फॉस्फेट ऐड कर रही है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दे रही है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है हेक्सोकाइनेज। कहाँ काम आती है? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसके पॉजिटिव रेगुलेटर कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्टिव, लेकिन ग्लूकोकाइनेज इज एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली व्हेन। ये एंजाइम एक्टिवेट कब होती है? जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है। जब ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या करेगी? ग्लाइकोलिसिस को रन करवाएगी, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनेगा, फिर वो पाइरुवेट क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, और क्या होगा? यहाँ पर एटीपी जो है उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? इसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रेगुलेटर आप याद रखिएगा, एएमपी और एडीपी, ये क्या होते हैं? ये इसके पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं। ज्यादातर ये तीनों रेगुलेटरी एंजाइम का जो एएमपी एडीपी पॉजिटिव रेगुलेटर ही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो होती है, इसका नेगेटिव रेगुलेटर क्या होता है? तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एंजाइम है, जैसे कि आपकी 6 कार्बन का है, 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 6 कार्बन का है
ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम बना रही है। तो ये प्रोडक्ट है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। और याद रखिएगा प्रोडक्ट क्या करता है, हमेशा एंजाइम को इनहिबिट करता है। क्या करता है, हमेशा एंजाइम को इनहिबिट करता है। और ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये क्यों चल रहे हैं, एटीपी बनाने के लिए। तो एटीपी भी क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, हमेशा क्या करता है, इनहिबिट ही करता है आपका एंजाइम को। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हेक्सोकाइनेज एंजाइम की इनहिबिटर्स होंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर है। आगे देखिए, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन JKRP ट्रैप ग्लूकोकाइनेज इन न्यूक्लियस एंड इनहिबिटेड बाय फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। तो याद रखिएगा जो आपकी ग्लूकोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसका जो पॉजिटिव रेगुलेटर है वो आपका कौन सा है, AMP ADP। नेगेटिव रेगुलेटर आपका कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ATP या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये सारे क्या है, ये नेगेटिव रेगुलेटर है। देन बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की। तो इसका पॉजिटिव रेगुलेटर कौन होगा, ये तो आपके कंफर्म ही है कि AMP और ADP होंगे, ये सब में होंगे पॉजिटिव रेगुलेटर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो आपको पता है कि ये कहाँ काम आती है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाना होता है, तब ये काम आती है कौन सी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये क्या होगा, ये इसका इनहिबिटर होगा। इसके अलावा मान लो यहाँ पर लास्ट में क्या बनेगा, ग्लाइकोलिसिस चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, ATC चलेगी, ETC चलेगी। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट बनेगा ATP। तो ये भी क्या है, इसका इनहिबिटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा आपका, इसका वो कौन सा होगा, वो होगा आपका AMP ADP। ठीक है, इसके अलावा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी, वेट करो 2 मिनट के लिए। बाकी और देखिए यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेटर क्या होगा, ATP। इसके अलावा सिट्रेट यहाँ पर होगा, क्योंकि अब आप देखिए प्रोडक्ट में ही तो बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद क्रैब साइकिल चलेगी, सिट्रेट बनेगा। तो सिट्रेट भी क्या होगा, इसका इनहिबिटर होगा। यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बाद जो बन रहे हैं ना प्रोडक्ट, वो इसको इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा H पॉजिटिव, ये क्या है, ये सारे इसके इनहिबिटर्स हैं। तो इनहिबिटर्स ये तीनों याद रखने हैं आपको, तीनों ही इंपॉर्टेंट है इनहिबिटर्स में। तो इनहिबिटर्स क्या क्या है आपके, ATP, सिट्रेट, H पॉजिटिव। और यहाँ पर इसका जो एक्टिवेटर कौन से है, AMP ADP और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अभी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या है, अभी तो हमने देखा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। कौन सा एंजाइम काम करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम काम करता है ना। अब मैंने क्या कहा कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये क्या है, ये इसका इनहिबिटर है। तो यहां पर ये भी लिख देती हूं मैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये क्या है, ये भी इनहिबिटर है इसका। लेकिन यहां पर एक्टिवेटर में लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये एक्टिवेटर है। अभी बनता कैसे, ये तब बनता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, यहां पर इंजाइम जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहां पर तो 1 काम करी थी पहले वाले में, यहां पर अगर 2 काम करे तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जब काम करेगी तो क्या करेगी, फ्रक्टोज की सेकंड पोजीशन पे भी क्या लगा देगी, फॉस्फेट। तो ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, PFK2। तो PFK2 और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या होते हैं, ये आपके एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पायरुवेट काइनेस। पायरुवेट काइनेस ये आपके कहाँ काम आती है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस का सबसे एंड वाला या लास्ट वाला जो स्टेप होता है, जब फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, तो उस टाइम पर पायरुवेट काइनेस एंजाइम काम करती है, जो क्या करती है, आपके फोस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होता है, इसके जो पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं आपके, ये देखिए यहाँ पर जो मेन है आपका वो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है
इसका क्या है, इनहिबिटर है। अभी मैंने लास्ट वाली स्लाइड पे आपको बताया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम का इनहिबिटर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। कौन बना रहा है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 बना रही है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है, ये एक्टिवेटर है किसका, पायरुवेट काइनेज का। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर काम करता है, तो भी स्टेटमेंट गलत होगा। या फिर ये बोल दिया जाए कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट केवल एज अ नेगेटिव इनहिबिटर काम करता है, तो ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि दो अलग अलग स्टेप पे ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ये एक्टिवेटर की जैसा काम कर रहा है पायरुवेट काइनेज के लिए, और इनहिबिटर की जैसा काम कर रहा है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, इसके जो नेगेटिव रेगुलेटर है वो है आपके एटीपी, एसिटाइल कोएंजाइम में एलेनिन एंड सीएएमपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन। जब आपका ग्लूकागोन इंक्रीज होता है, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ग्लूकागोन का और इंसुलिन का। ग्लूकागोन और इंसुलिन, जो आपका ग्लूकागोन होता है ये एज अ काइनेज एंजाइम काम करता है, और इंसुलिन जो होता है ये एज अ फोस्फेटेज काम करता है, ये एज अ फोस्फेटेज काम करता है। तो अब होता क्या है कि जो आपका इंसुलिन है ये क्या करता है, ये जहां पर भी आप मोस्टली देखोगे ना एज अ ये एक्टिवेटर ही काम करेगा, और ग्लूकागोन जो है ये एज अ इनहिबिटर ही काम करता है। जो आपकी पायरुवेट काइनेज एंजाइम है ना, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, इसको मैं फुल फॉर्म में ही लिख देती हूँ, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है, ये भी पायरुवेट काइनेज है, दोनों पायरुवेट काइनेज लिखी है मैंने, एक जगह फुल फॉर्म है, एक जगह शॉर्ट में। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम पे जब फॉस्फेट ऐड होता है तो ये इनएक्टिव होती है, और जब इसमें फॉस्फेट ऐड नहीं होता तो ये एक्टिव होती है। तो ये इनएक्टिव कब होती है, जब ये फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में, फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में। और जब इसके पास फॉस्फेट नहीं होता, जब ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, तो ये क्या है, ये एक्टिव है। तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन एज अ फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है। अगर मैं यहाँ इंसुलिन यूज करूंगी तो इंसुलिन क्या है, फॉस्फेटेज है, फॉस्फेट को हटा देगा और आपकी पायरुवेट काइनेज एक्टिव हो जाएगी। तो यानी इंसुलिन आपका एज अ एक्टिवेटर काम कर रहा है, जो कि पायरुवेट काइनेज से फॉस्फेट को हटा देता है और उसको क्या कर देता है, डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ले आता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन ग्लूकागोन क्या करेगा, अगर फॉस्फेट ऐड नहीं है तो ग्लूकागोन काइनेज है तो फॉस्फेट ऐड करेगी, और अगर फॉस्फेट ऐड हो गया तो आपका पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव हो जाएगा। तो ग्लूकागोन क्या है आपका, इनएक्टिवेटर के जैसा काम करता है, ठीक है, इनहिबिटर के जैसा काम करता है। आई होप ये वाली चीज आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट समरी यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हार्मोन है इंसुलिन। तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन आपका कैसे काम करता है, एज अ फोस्फेटेज एंजाइम काम करता है। तो क्या करेगा, फॉस्फेट को हटा देगा और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में जब ले आएगा तो ये क्या करता है, जो आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को क्या करेगा, एक्टिवेट करता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेट है तो ये क्या है, ये आपकी एक्टिवेटर है किसकी, PFK1 की। तो ये PFK1 को भी एक्टिवेट करता है कौन, इंसुलिन। ये भी यहाँ पर लिख लीजिए आप। पायरुवेट काइनेज को इंसुलिन एक्टिवेट करता है, साथ के साथ में जो आपका इंसुलिन होता है ये एक्टिवेट किसको करता है, एक्टिवेट करेगा PFK2 को। PFK2 क्या करती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। अब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या है, ये एक्टिवेटर है आपका, किसका, एक्टिवेटर ऑफ
फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, याद रखिएगा ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 है, ठीक है। तो आपका जो ग्लूकागोन है वो आपका इनहिबिटर है ग्लाइकोलिसिस का, और इंसुलिन जो है वो आपका एक्टिवेटर है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट समरी आपको दी गई है कि ग्लूकागोन का जो एक्टिवेटर है वो आपका ग्लूकोकाइनेज का एक्टिवेटर इंसुलिन है, हाई ग्लूकोज है, इनहिबिटर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। इसके अलावा PFK1 का जो एक्टिवेटर है वो AMP है, ADP है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट या PFK2 है। इनहिबिटर कौन से? ATP है, सिट्रेट है, H पॉजिटिव और ग्लूकागोन है। पायरुवेट काइनेज जो है इसका एक्टिवेटर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इनहिबिटर इसका एलिनिन है, ATP है, एसिटाइलकोहेलिन है, कोएंजाइम A है और ग्लूकागोन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये टेबल जो है रट लेना है इस टेबल को। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। अच्छा, पहले नोट से करवा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाती हूँ, वेट। आगे देखिए यहाँ, तो यहाँ पर ये है कि हाउ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोगोन। अगर ब्लड ग्लूकोगोन इंक्रीज होता है तो वो कैसे इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को, इसके बारे में देखते हैं। तो होता क्या है, हम जैसे खाना खाते हैं, ठीक है। अब खाना जैसे आपने खाया, फूड आपने इनटेक किया, ठीक। आपने मान लो फूड इनटेक किया, तो आपका बॉडी जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाए, तो क्या होते हैं? कार्ब होते हैं ना, ग्लूकोज है ये। तो ये क्या होगा, ये आपका जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल में आपके क्या होंगे? क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 निकलेगा, इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम में 2 NADH, और यहाँ पर भी आपके निकलते हैं 1 2 3, 3 स्टेप पे निकलेंगे तो 6 NADH यहाँ। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपका GTP भी निकलता है ना। ये क्या करते हैं? ये FADH NADH क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी उसमें एंटर करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर F0 F1 सिंथेसिस पाथवे से ATP बनेगी, है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो ये ग्लूकोज जो आपने ली है, किस तरीके से एनर्जी बनती है, सारा प्रोसेस होता है। खाना आप एनर्जी के लिए खाते हो, तो वो जो आपने खाना खाया वो पहले ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा खाना खा लिया है, उतनी और काम कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। खाना मान लो आपने 10 रोटी खा ली और पूरे दिन आप लेटे हुए हो आराम से, तो आपके बॉडी को कम एनर्जी की नीड है कुछ, क्योंकि कुछ काम तो कर ही नहीं रहे हो, रेस्टिंग फेज में हो आप, है ना। तो आपका बॉडी कम एनर्जी बनाएगा। लेट सपोज आपने 10 रोटी खा ली, है ना, और आपके बॉडी ने केवल 2 ही रोटियों से एनर्जी बनाई, है ना, बाकी 8 रोटियां कहाँ जाएंगी आपकी, है ना। क्योंकि बॉडी तो उतना ही एनर्जी बनाएगा जितनी नीड होगी उसको। एक्स्ट्रा जो आपने खाया उसका क्या होगा? जो आपने 8 रोटी खाई थी, तो आपका यहाँ पर ही क्या होगा? ये लीवर में स्टोर हो जाएगा ग्लूकागोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकागोन के फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप ले रहे हो ना, एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, वो ग्लूकागोन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब आपका बॉडी बोल रहा है कि मैं तो 6 ही रोटियों को ग्लूकागोन के फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ। हमने कहा अच्छा, क्योंकि एक लिमिट होती है ग्लूकागोन के फॉर्म में भी स्टोर होने की, ठीक है। 6 रोटी स्टोर हो गई ग्लूकागोन के फॉर्म में। अब भी बची 2 रोटियां, है ना। अब होता है कि अब इनका क्या करें, है ना। तो शरीर क्या करता है, फिर उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है। किसके फॉर्म में? फिर वो फैटी एसिड की सिंथेसिस करता है, फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है आपकी कि आपने खाना खाया है। खाना खाया है किस लिए? कि आपको एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपकी ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन आप खाना इतना खा रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका बॉडी क्या करेगा? क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही है, क्योंकि आप काम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो जो खाना आप खा रहे हो वो ग्लूकागोन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा लीवर में। अब ग्लूकागोन एक लिमिट तक ही बन सकता है ना। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा खा रहे हो,
है ना, एनर्जी भी बन गई, ग्लूकोगोन के फॉर्म में भी स्टोर हो गया, फिर भी आपका खाना कहाँ जाएगा बाकी जो बचा हुआ है, तो फिर आपका बॉडी फैटी एसिड की सिंथेसिस करता है और उस खाने को फैट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है ये आपकी, ठीक है। और मान लो कि फिर आपने सोचा कि मैं तो डाइट करूंगा, है ना, मैं अभी आप मतलब आपने सोचा कि अब मैं अपना थोड़ा पतला होऊंगा, तो आपका बॉडी क्या करेगा, आपका बॉडी सबसे पहले तो जो स्टोर्ड ग्लूकोगोन है उसको यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो आपका जो फैट है उसको ब्रेक करेगा, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड ब्रेकडाउन, या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फैटी एसिड को फिर तोड़ेगा, है ना, तो फैटी एसिड टूट रहा है, वो फैटी एसिड टूटेगा, वापस ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा, वापस क्रैब साइकिल चलेगी और वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा फैट जो है वो झड़ जाता है जब आप डाइटिंग में होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को आप ग्लूकोज दे नहीं रहे हो, खाना दे नहीं रहे हो, है ना। तो फिर आपका बॉडी क्या करता है, जो फैट उसने बना रखा है, जो चर्बी उसने बना रखी है, उसको तोड़ता है, फिर उसी से वो उस ग्लूकोज से फिर वो ग्लाइकोलिसिस करेगा, क्रैब साइकिल करेगा और एनर्जी बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं एक बार समरी में आपको लोकेशन समझा देती हूँ कि कहाँ ग्लाइकोलिसिस चलती, कहाँ क्या चलती है। आपने फूड इनटेक किया, ठीक है। वेट, एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, हाँ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, है ना, फूड खाया, इसको क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है ये क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलेगा, एज अ रिजल्ट पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। कौन सा एंजाइम काम करेगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ एंटर करेगी, सिट्रिक एसिड साइकिल कह लो, या टीसीए साइकिल कह लो, या क्रैब साइकिल कह लो। यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका क्या क्या निकलेगा, एनएडीएच निकलेगा, एफएडीएच तो निकलेगा, और इसके अलावा जीटीपी निकलेगा, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हो, उसके थ्रू क्या बना लेंगे, उसका जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसमें एंटर करेंगे, और F0F1 सिंथेज एंजाइम के हेल्प से क्या बना लेंगे, एटीपी। तो फाइनली आपके पास क्या बनेगी, एटीपी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की, ये कहाँ होती है, ये होती है साइटोसोल में। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये लोकेशन होती है इनकी, ठीक है। अब मान लो कि खाना आपने बहुत एक्स्ट्रा खाया है, तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, ग्लूकोगोन के फॉर्म में, कहाँ पर, लिवर में। लेकिन लेट्स सपोज आपने बहुत एक्स्ट्रा खा लिया है, तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी वो जो बहुत ही एक्स्ट्रा वाला जो फूड होता है उसको क्या करता है, उसको फैटी एसिड सिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा, कहाँ होती है ये होती है साइटोसोल में, ठीक है। परफॉर्म करेगा और किसके फॉर्म में स्टोर कर देगा, फैट के फॉर्म में। अब एक कंडीशन लेते हैं, लेट्स सपोज आप डाइटिंग कर रहे हो, मान लो आप डाइटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो डाइटिंग कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो ये फैट है जो बनाया था आपने, फैटी एसिड की सिंथेसिस की थी, ये फैट आपका ब्रेक होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हो, ब्रेक डाउन को बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड।
कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कई जगह लिखा होगा आपका पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्टली, ठीक है। मेन लोकेशन यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लोकेशन मैंने सबकी बता दी, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। आई होप आपको एक ओवरव्यू जो है वो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोगोन। अब बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोगोन इंक्रीज हो गया ऑन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोगोन क्या होता है, जब आप फास्ट कर रहे हो तो व्रत रख रहे होते हो, तो उस टाइम पर ग्लूकोगोन रिलीज होता है लीवर से, और ग्लूकोगोन ग्लूकोज के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट होता है, और वो जो ग्लूकोज होती है फिर वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलाएगी, ठीक है। या फिर जब आपका ब्लड का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो उस टाइम पर भी ग्लूकोगोन रिलीज होगा लीवर में से। मान लो ब्लड में ग्लूकोज कम हो गई है ना, ये बोलते हैं ना कि शुगर कम हो गई है। तो ब्लड में जब शुगर कम हो जाती है, तो क्या होता है कि आपका जो लीवर में ग्लूकोगोन है वो बाहर निकलता है, ग्लूकोन वापस टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ब्लड में छोड़ देता है ना, तो वापस से ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोगोन इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लूकोगोन क्या करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे? ग्लूकोगोन जीपीसीआर पाथवे से क्या करेगा, बाइंड करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ग्लूकोगोन क्या करेगा, ग्लूकोगोन जीपीसीआर पाथवे में बाइंड करेगा आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, प्रोटीन एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव करेगा, ठीक है, सीएएमपी बनाएगा एटीपी से। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम जो है उसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। पीकेए फोस्फोराइलेट एंड इनएक्टिवेट ग्लाइकोजन सिंथेस। और ये पीके एंजाइम क्या करेगी, पीके एंजाइम फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में क्या करेगी, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो यानी कि क्या करता है, आपका जो ग्लूकोगोन होता है ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। ग्लूकोगोन क्या करता है, ग्लूकोगोन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को एक्टिव करता है। ग्लाइकोजन, अब एक सिंपल सी बात देखो, ग्लूकोगोन का क्या काम होता है, ग्लूकोगोन एक्टिव करेगा किसको, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन को क्या करेगा, ग्लाइकोजन टूट जाए इसको एक्टिव करेगा, इस प्रोसेस को, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना, ठीक है। और इनहिबिट किसको करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को। ग्लाइकोजन को बनने नहीं देगा, लेकिन इसको टूटने दे देगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि अनएरोबिक कंडीशन में किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो काम करता है। अब आपकी जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, वो एरोबिक अनएरोबिक दोनों तरीके से हो सकती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आपकी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। ग्लाइकोलिसिस क्या है आपकी, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। यानी एरोबिक अनएरोबिक दोनों तरीके से हो सकती है, एरोबिकली भी अनएरोबिकली भी। एरोबिक का अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आपकी प्रोसेस चल रही है ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से क्रेब साइकिल, ये जो प्रोसेस है ये आपकी एरोबिक है। लेकिन अनएरोबिक प्रोसेस कौन सी है, जो यहाँ लिखी हुई है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनेगा, है ना। और जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो आपका क्या होता है, नेट गेन 2 एटीपी का होता है। क्योंकि क्या होता है, दो बार आपका क्या होगा, दो बार आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, 4 एटीपी बनेंगे। लेकिन वहीं पर 2 एटीपी आपके कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो आपका केवल नेट गेन 2 एटीपी का होता है और 2 एनएडी प्लस का। फिर उसके बाद बनता है आपका पायरुवेट, और जो आपका पायरुवेट होता है ये आपका अनएरोबिक कंडीशन में 2 तरीके से एंट्री करेगा, अनएरोबिक तरीके से। तो ये आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ होगा। तो ये एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से किस में कन्वर्ट होगा, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है, किसमें, इथाइल में। और क्या बनेगा यहाँ पर देखिए 2 NADH प्लस से NAD प्लस बन रहा है। क्या बन रहा है, NAD प्लस बन रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बन रहा है। सेम जब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और क्या होगा यहाँ पर भी आपका NAD प्लस बन रहा है।
जनरेट हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रमोट ग्लाइकोलिसिस बाय रीजनरेटिंग NAD+। अभी जो फर्मेंटेशन या अनएरोबिक प्रोसेस हुई है, जो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ है, इसमें हुआ क्या है, इसमें NAD+ जनरेट हुआ है यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में। तो फर्मेंटेशन क्या करता है, प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस को। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस को, फर्मेंटेशन कैसे प्रमोट करता है, बाय रीजनरेटिंग NAD+। अब इसको समझाइए कैसे। तो देखो आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इसमें एक स्टेप होता है आपका कौन सा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो इस स्टेप में आपका क्या होता है, 2 NAD+ जो है ये यूज होते हैं और 2 NADH+ H पॉजिटिव बनता है। 2 NAD+ क्या हो रहे हैं, यहाँ यूज हो रहे हैं। अभी NAD+ कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे ना। तो अभी जो ये हमने देखा ना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, जहां पर इथाइल बन रहा था, और लैक्टेट फर्मेंटेशन अनारोबिक तरीके से, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका NADH से क्या हो रहा है, आपका NAD+ बन रहा है, और यही NAD+ आपका ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, इस वाले स्टेप को करवाता है और ग्लाइकोलिसिस को रन करवाता है। तो यानी जो फर्मेंटेशन देखा हम लोगों ने एल्कोहलिक और लैक्टेट एसिड का बनना, ये क्या करते हैं, प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस को। क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को। कैसे, क्योंकि ये जो फर्मेंटेशन है रीजनरेट कर रहा है NAD+ को, और वही NAD+ ग्लाइकोलिसिस यूज करती है। तो यानी कि ये जो फर्मेंटेशन है प्रमोट कर रहा है किसको, ग्लाइकोलिसिस को। पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है आपका, पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड से क्या बनता है, इथाइल। ठीक है, तो पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड से क्या बनता है, इथाइल या इथेनॉल। ठीक है, ये जो स्टेप आपका है ना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये इस तरीके से होता है। पायरुवेट से क्या बना, पायरुवेट से बना आपका एसिटाल्डिहाइड, एंजाइम काम करेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाए, इसका जो कोफैक्टर होगा, इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा आपका थायमिन पायरोफोस्फेट। क्या होगा, TPP, थायमिन पायरोफोस्फेट। ठीक है, इसका कोफैक्टर होगा। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, इथेनॉल, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगी, और इसी स्टेप में जब ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करती है, इसी स्टेप में आपका क्या बनता है, NAD+ बनता है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर NAD+। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जब आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होती है वो NAD+ को यूज करती है और NADH बनाती है, और ये जो NAD+ होता है ये आपका कौन जनरेट करता है, यही फर्मेंटेशन प्रोसेस जनरेट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्रेब साइकिल तो नहीं चलेगी, क्योंकि क्रेब साइकिल तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, तो आरबीसी में क्रेब साइकिल तो नहीं होगी। सो जो आरबीसी है उसमें क्रेब साइकिल तो नहीं होगी, और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ये आपकी केवल साइटोसोल में क्या चल रही है, आपकी ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये केवल परफॉर्म करेगी अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस को, अनएरोबिक प्रोसेस ही चलेगी। यानी आपका क्या होगा, यहाँ पर पायरुवेट से क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। यहाँ पर यूज ग्लूकोज एक्सक्लूसिवली फॉर एटीपी, प्रोड्यूस क्या करती है, एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर जैसे ग्लाइकोलिसिस ही चलती है आरबीसी में, तो यहाँ ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज से लास्ट 10 स्टेप होंगे ग्लाइकोलिसिस के, और पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट से क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आरबीसी में एक स्पेशल केस होता है ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पर रैपोपोर्ट ल्यूइबिरिंग शंट जो होता है ये यूज होता है, और यहाँ बनता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अब देखिए वाई आरबीसी डिपेंड ओनली ऑन ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ना तो टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल होगी, ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ना फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होगी। तो केवल ग्लाइकोलिसिस ही होती है आपकी कहाँ पर, आरबीसी में। इसके अलावा
पेंटोज फोस्फेट पाथवे, ये भी आपका ग्लाइकोलिसिस में होता है। कौन सा? पेंटोज फोस्फेट पाथवे, जिसको आप क्या बोलते हो? एचएमपी पाथवे, हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट। ये भी आपका होता है आरबीसी में। तो आरबीसी में केवल दो ही पाथवे चलते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन भी क्या है आपका? साइटोसोल। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो दो ही पाथवे चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फोस्फेट पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रैब साइकिल भी नहीं होगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा या ब्रेकडाउन कह लो, और ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी आपकी आरबीसी में। एंड प्रोडक्ट क्या होता है आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस का? तो लैक्टेट होता है। ग्लूकोज से 10 स्टेप चलेंगे, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा। ठीक है, आगे देखिए एटीपी यील्ड इन आरबीसी ग्लाइकोलिसिस। तो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है 2 एटीपी बनते हैं, दो नेट गेन 2 एटीपी का होता है, और इसके अलावा आपका 2 एनएडीएच बनते हैं। लेकिन आरबीसी में अब एक स्पेशल केस होता है। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में जैसे ग्लूकोज से आपका क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बनता है आपका फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट से क्या बनता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से क्या बनता है आपका? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से बनता है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट, है ना? यही होता है। और 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है? 3 फोस्फोग्लिसरेट, 3 फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है? फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फोस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट। यही प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का जो हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मल सेल में यही प्रोसेस चलता है। 10 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पर भी होता है, वेट, वेट, एक यहाँ पर जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट है ना, यहीं पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट वाला। फिर बनेगा यहाँ पायरुवेट। ये स्टेप्स होते हैं आपके। है ना? वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी चेक कोई स्टेप यहाँ से मिस वगैरह तो नहीं हो रहा। हाँ, 3 फोस्फोग्लिसरेट से 2 फोस्फोग्लिसरेट बनता है। हाँ हाँ, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर टोटल इस तरीके से 10 स्टेप होते हैं ना। 2 फोस्फोग्लिसरेट, फोस्फेनोल पायरुवेट और पायरुवेट, ये इस तरीके से 10 स्टेप है। लेकिन अब आरबीसी में क्या होता है? ये तो आपका नॉर्मल सेल में है। अब आरबीसी यहाँ पर एक खेल खेलती है, खेला खेलती है आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? रेड ब्लड सेल में ये जो 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट है ना, 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर क्या होता है आपका? 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट से जब आपका 3 फोस्फोग्लिसरेट बन रहा होता है, इस स्टेप में आपका नॉर्मल सेल्स में तो क्या होता है? यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, 2 एडीपी से एटीपी बनता है ना। नॉर्मल सेल्स में तो ये होता है आपका 2 एडीपी से एटीपी बनता है। और आपका देखो यहाँ पर एक एटीपी आपका यूज होता है, एक एटीपी आपका यहाँ क्या होता है? यूज होता है, और एक एटीपी आपका यहाँ यूज होता है। ठीक है, दो जगह तो आपका एटीपी क्या हुआ? यूज हुआ। यहाँ पर एटीपी यूज हुआ, यहाँ पर एटीपी यूज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? एटीपी बना। ठीक है, एक आपका जो लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर भी आपका 2 एटीपी बनते हैं एडीपी से, है ना। तो आपके टोटल 4 एटीपी बने, 4 एटीपी बने, और 4 में से आपके 2 यूज हो गए, तो नेट गेन कितना हुआ? 2 का ही। लेकिन आरबीसी सेल्स में क्या होता है? आरबीसी के केस में, आरबीसी के केस में
ये जो स्टेप है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसके बाद क्या होता है, ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट नहीं होता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, किसमें, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसमें जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो स्टेप था ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, ये इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी ना, ये इसने बाईपास कर दिया। बाईपास यानी इसको छोड़ के दूसरी जगह, बाईपास यानी छोड़ देना उस रास्ते को। तो यहाँ पर ये दो एटीपी नहीं बने, क्योंकि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जो एटीपी बन रहे थे तो वो उस पाथवे को, उस स्टेप को इसने बाईपास कर दिया। तो यहाँ केवल आरबीसी में क्या होता है, 2 ही एटीपी बनते हैं लास्ट वाले स्टेप में, और ऊपर वाले में 2 यूज हो चुके होते, तो 0 नेट गेन होता है आपका आरबीसी के केस में, ठीक है। अब है वाई मस्ट आरबीसी रीजनरेट एनएडी प्लस। अब आपको पता है कि आरबीसी में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। आरबीसी के केस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। और ये पायरुवेट क्या करता है, ये पायरुवेट अनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, लैक्टेट बनाएगा। और बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और यहाँ पर क्या होता है, 2 NADH को यूज करके क्या बनाया जाता है, यहाँ पर प्रोडक्शन किसका होता है, NAD प्लस का। तो NAD प्लस यहाँ बनता है, ठीक है। तो द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज स्टेप रिक्वायर NAD प्लस, और ये NAD प्लस कहाँ यूज होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पर पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं ग्लाइकोलिसिस के, कहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आता है, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ कितने एटीपी यूज हुए, कहाँ कितने एटीपी बने, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। देन यहाँ पर देखिए, अगर आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। तो जो आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है इज एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड। तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको आपको पता है, एक्टिवेट एएमपी, एडीपी, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, इसके अलावा आपका इंसुलिन, ये इसको एक्टिवेट करते हैं। एटीपी हो गया, सिट्रेट हो गया, इसके अलावा ग्लूकोगोन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये इसको इनहिबिट करते हैं, है ना। अब मान लो म्यूटेशन हो गया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज में, जिसने क्या किया, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ये क्या करेगा, अगर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम में ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वो टिपिकली ये क्या करेगी, ये रिड्यूस कर देगी, क्या, इनहिबिशन बाय, रिड्यूस इनहिबिशन बाय एटीपी या सिट्रेट, ठीक है, या फिर इंक्रीज एफिनिटी फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एएमपी, ठीक है। तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो गई, ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन जो है एटीपी, एटीपी क्या करती है, इनहिबिट करती है इसके, इस एंजाइम को। एटीपी का क्या है, एटीपी इनहिबिटर है। लेकिन फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज अब एटीपी से भी नहीं रुक रही, क्योंकि इतने ज्यादा उसमें क्या हो गया है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया गया बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया तो अब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ना एटीपी ना सिट्रेट, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन करिए, वेट फॉर अ सेकेंड। तो क्वेश्चन करिए यहाँ पर, ये given below are a few statements regarding the rate of glycolysis, gluconeogenesis and glycogen metabolism. पहला पॉइंट है, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज वुड डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया कि आपके ब्लड में, ठीक है, जो आपका इंक्रीज, आपकी ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज आपकी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है तो, है ना। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल
अच्छा पहले मैंने ग्लूकोगोन बोला था, करेक्ट कर लीजिए, ग्लाइकोजन है ना, ग्लूकोज आपकी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो अब मान लो आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया आपके ब्लड में, तो क्या होगा, वुड डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है अब आपका ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस बंद हो जा, और ग्लूकोज नहीं बनाना हमें, अब इस ग्लूकोज को स्टोर करो, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ जाएगी और उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज है तो हम इसको स्टोर करने की सोचेंगे, तो स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोका जाएगा। आगे देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलिसिस को। लेकिन मैंने तो कहा था ये एक्टिवेटर इनहिबिटर दोनों की जैसा काम कर सकता है ना, क्योंकि ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को तो ये इनहिबिट करता है, लेकिन पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है, तो हम नहीं कह सकते कि ये केवल इनहिबिट करेगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोगोन इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब हमने क्या पढ़ा था, जो ब्लड ग्लूकोगोन है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट या एक्टिवेट करता है। तो ये तो करेक्ट है कि ब्लड ग्लूकोगोन क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को एक्टिवेट करेगा, ये करेक्ट है। आगे देखिए, एएमपी लेवल जो है ये क्या करता है, इंक्रीज हो गया तो इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलिसिस को, जबकि मैंने कहा था एएमपी और एडीपी क्या होते हैं, ये एक्टिवेटर होते हैं ना कि इनहिबिटर होते हैं, तो ये भी गलत है। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो आपका बी और डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ये मैं 2020 से लेके 25 तक के ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, पुराने क्वेश्चन नहीं है, सारे न्यू क्वेश्चन है। आगे देखिए, इन अ मैमेलियन सेल अंडरगोइंग एक्टिव ग्लाइकोलिसिस what would be the effect of a sudden increase in the concentration of metabolite AMP, citrate, ATP and glucose 6 phosphate। मैमेलियन सेल में इन सब के बारे में पूछा गया कि क्या इफेक्ट करेंगे। तो एटीपी अगर बढ़ गया तो एटीपी क्या करता है, एटीपी तो इनहिबिट ही करता है ग्लाइकोलिसिस को, ये तो करेक्ट है। एएमपी क्या करता है, स्टिमुलेट या एक्टिवेट करता है, ये भी करेक्ट है। सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट क्या एक्टिवेट करता है, नहीं, सिट्रेट तो इनहिबिटर है आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का, तो एक्टिवेटर नहीं है, ये इनहिबिटर है, तो ये गलत है। एएमपी और सिट्रेट क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को, सिट्रेट तो इनहिबिट करता है, एएमपी तो एक्टिवेट करता है, ये भी गलत है। तो सी और डी स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ए और बी स्टेटमेंट आपका सही है, तो सही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बाय फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अनएरोबिक, यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड पायरुवेट टू इथेनॉल, है ना। फर्मेंटेशन प्रमोट ग्लाइकोलिसिस बाय, अब फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में आपका एनएडी प्लस होता है, और ये एनएडी प्लस क्या करता है, ये एनएडी प्लस आपका ग्लाइकोलिसिस में क्या करता है, एंटर करता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है वहां ये काम करता है। तो ये एनएडी प्लस क्या करता है, जो फर्मेंटेशन में बना था ये एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को। तो यहाँ देखिए, converting acetaldehyde to alcohol to prevent feedback inhibition, generating NaOH, NaOH नहीं जनरेट होता फर्मेंटेशन में, preventing toxicity, generating NAD plus for glycolysis। तो फर्मेंटेशन क्या प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस में, by generating NAD plus for glycolysis। आगे देखिए, इन मैच्योर आरबीसी द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है आरबीसी के केस में, पायरुवेट से लैक्टेट का बनना, तो लैक्टेट होता है। आगे देखिए, which one of the following correctly describe the effect of mutation in phosphofructokinase that lead only to the loss of allosteric regulation by ATP। अब क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कि which one of the following correctly describe the effect of mutation in phosphofructokinase that leads only loss of allosteric regulation by ATP। ATP जो है उससे उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, यानी उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के ऊपर। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पीएफके या इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पीएफके। पीएफके की एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी, क्योंकि एटीपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एटीपी क्या है, एटीपी इनहिबिटर है। अब एटीपी से जो वो काम कर रहा था, एटीपी उस चीज को उसने लॉस कर दिया, अब एटीपी काम नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट रहेगी तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। आगे देखिए,
Phosphofructokinase catalyze one of the regulatory step in glycolysis. Which one of the following metabolite change lead to the activation of phosphofructokinase? तो जो आपकी PFK1 एंजाइम है जो आपकी ग्लाइकोलिसिस में यूज हो रही है उसके एक्टिवेटर कौन से हैं? इंक्रीज एटीपी कंसंट्रेशन, एटीपी तो इनहिबिट करता है ना कि एक्टिवेट करता है. डिक्रीज एएमपी कंसंट्रेशन नहीं, एएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये एक्टिवेट करेगा ना कि डिक्रीज एएमपी. हाई सिट्रेट लेवल नहीं, सिट्रेट तो इनहिबिटर है. फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जो होता है ये क्या करता है, अगर ये ज्यादा है आपके पास तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेटर के जैसा काम करेगा. किसके लिए? PFK1 के लिए. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे देखिए. फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं. कौन कौन से लिखे हुए स्टेटमेंट देखिए. ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज. पायरुवेट काइनेज क्या रेगुलेटरी एंजाइम नहीं है बिल्कुल. पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और हेक्सोकाइनेज. तो ये तो गलत है. लैक्टेट कैन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. हाँ हो सकता है एनारोबिक कंडीशन में. ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन अनारोबिकली. ग्लाइकोलिसिस आपकी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, वो एरोबिकली एनारोबिकली दोनों तरीके से काम कर सकती है. तो ये गलत है. In RBC, second site in glycolysis for ATP generation can be bypass. हाँ 1,3-bis phosphoglycerate से 2,3-bis phosphoglycerate बन रहा था तो वहां उस स्टेप को बाईपास किया गया था. तो ये भी करेक्ट है. तो आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, ए और सी स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. आगे देखिए. अगर एटीपी का लेवल इंक्रीज हो रहा है और सिट्रेट लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं PFK1 को, यानी इनहिबिट करते हैं ये ग्लाइकोलिसिस को. ठीक है. आगे देखिए. क्वेश्चन देखिए. एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन. जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है. तो ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ. आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो हम हमारी सांस हाँफने लग जाती है तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है फिर. सो व्हाई डज दिस हैपन? रिप्लेनिशिंग ऑफ एनर्जी स्टोर है ना. एटीपी, क्रेटिनिन, फॉस्फेट इन मसल्स आर रीस्टोर्ड. किसके लिए? ताकि रिप्लेनिश किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके एनर्जी को, है ना. इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम की जाती है. इसके अलावा रीऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन. ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से बाउंड करती है. सो एक्सरसाइज के टाइम पर वो क्या हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है. तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए. लैक्टेट मेटाबॉलिज्म. लैक्टेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका ड्यूरिंग अनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. तो उस लैक्टेट को वापस से हम क्या करते हैं, क्योंकि अनारोबिक कंडीशन, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका बॉडी क्या बनाने लग जाएगा, लैक्टेट बनाने लग जाएगा मसल्स में, है ना. तो अब क्या होता है, आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है ताकि उस लैक्टेट को वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा सके और आपका जो साइकिल है वो चलाया जा सके, है ना. इसके बाद आगे देखिए. रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड ब्रीदिंग रेट. तो वापस से बॉडी के टेम्परेचर, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस आपकी बढ़ जाती है, ज्यादा सांस लेने लग जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है आपका, हाई हो जाता है. इसलिए वापस उसको नॉर्मल पे लेके आने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है आफ्टर एक्सरसाइज. तो आफ्टर एक्सरसाइज आपको ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीपी, रीऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन, फॉर लैक्टेट ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म या रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. देखिए. एक्सेस ऑक्सीजन कंज्यूम्ड आफ्टर विगरस एक्सरसाइज इज. क्यों एक्सेस ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है एक्सरसाइज के बाद? टू पंप आउट लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल, टू रिड्यूस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, टू मेक एटीपी फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. किस लिए इतना किया जाता है? तो ताकि जो आपकी जो लैक्टेट बना है मसल्स में, क्योंकि आप देखोगे जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लैक्टेट बन जाता है कहाँ पर, मसल्स में. उसको वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना. आगे देखिए. फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट पायरुवेट काइनेज. पायरुवेट काइनेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है. तो एटीपी क्या है, इसका इनहिबिटर है, करेक्ट है. फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट एक्टिवेटर है, मैंने कहा था इसका एक्टिवेटर है, और PFK1 का इनहिबिटर है, तो ये भी करेक्ट है. एडीपी जो है ये इनहिबिटर है नहीं, एएमपी और एडीपी तो एक्टिवेटर होते हैं, तो ये गलत है. एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ PFK, ये भी करेक्ट है. तो ABC यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए. व्हाट आर ABC इन द फॉलोइंग. तो जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और क्या बनेगा, पायरुवेट. तो बी क्या है आपका, पायरुवेट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट है.
और देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, देखिए अब पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है, यानी एक ही डायरेक्शन में ही चलता है। ठीक, अब यह जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसके 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के, E1, E2 और E3। पायरुवेट आपका 3 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, यानी यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन भी यहाँ हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन जहां होता है आपको पता है, कोफैक्टर कौन सा काम करता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी कोफैक्टर काम करता है जहां डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, अब पायरुवेट से क्या बना जा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम, कोएंजाइम ए को भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। एक काम ये हो रहा है यहाँ पर, साथ के साथ में यहाँ क्या होता है, डिहाइड्रोजनेज है, जहां डिहाइड्रोजनेज आ जाएगा वहां पर क्या होगा, NAD प्लस वगैरह यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका NAD प्लस यूज होगा और क्या बनेगा, NADH बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ स्टेप होते हैं जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, जहां डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है कोफैक्टर थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, NADH बनता है यहाँ पर, और पायरुवेट से क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन का है, और क्या ऐड हो रहा है, कोएंजाइम ए। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पायरुवेट जो है 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का हमें कंपाउंड बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है ना, एंजाइम क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अब डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कोफैक्टर क्या होगा, टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट, जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है ये एज अ कोफैक्टर काम करता है। आगे देखिए फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल ग्रुप एंड ट्रांसफर टू लिपोमाइड। यहाँ पर डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम काम करती है, और एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो बना देती है ट्रांस एसिटाइलेज, तो पायरुवेट से क्या बनाएगी, एसिटाइल बनाएगी। और फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाया जाता है, जहां पर डाइहाइड्रोलिपोल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम क्या करती है, एसिटाइल को कोएंजाइम ए जो है ये ट्रांसफर कर देती है। तो पायरुवेट से क्या बन रहा है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का हमें बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ एक कार्बन निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन का जो कोफैक्टर वो टीपीपी है। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम एक कौन बनाता है, ये कोएंजाइम को उठा के कौन लाता है, ये है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ये आपकी जो पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम है ना, इसी का कॉम्प्लेक्स है आपकी, इसका एक पार्ट है ये डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, NADH बनता है, जिसमें हेल्प कौन करता है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और डिकार्बोक्सिलेज, ये तीनों एंजाइम जो है कोफैक्टर हैं किसके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के। ये देखिए यहाँ पर समरी यहाँ दी गई है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के 3 कॉम्प्लेक्स है, E1, E2, E3। E2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, E3 डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, और E1 डिकार्बोक्सिलेज, ये 3 काम हो रहे हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, The following statement are made regarding conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A going from glycolysis to citric acid cycle। देखिए जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज रिवर्सिबल, नहीं, इरिवर्सिबल होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका उड़ गया। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय अ ट्रांसपोर्टर, पायरुवेट को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये तो करेक्ट है। पायरुवेट को कहां पहुंचाया जाएगा, पायरुवेट को पहुंचाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, ये करेक्ट है।
एसिटाइल लिपोमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम, बिल्कुल लिपोमाइड क्या करता है, कोएंजाइम प्रोवाइड करवाता है, ये भी करेक्ट है। तो ये बी सी डी ई जो है ये इसके करेक्ट है, ठीक है। बी सी डी। आगे देखिए, ये सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि सिट्रिक एसिड साइकिल किस तरीके से काम करती है। तो टीसीए साइकिल इटसेल्फ डज नॉट डायरेक्टली यूज ऑक्सीजन, टीसीए साइकिल जो है ऑक्सीजन यूज नहीं करती है, ठीक है, डायरेक्टली। देखो, टीसीए साइकिल ऑपरेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज बिकॉज, तो पहले चीज याद रखिएगा, टीसीए साइकिल खुद ऑक्सीजन यूज नहीं करती, कोई भी एंजाइम टीसीए साइकिल में ऑक्सीजन यूज नहीं करती है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना क्रैब साइकिल क्यों नहीं चल रही? जब मैं ये बोल रही हूँ कि क्रैब साइकिल में कहीं पर भी कोई एंजाइम ऑक्सीजन यूज नहीं करती है, और दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रही हूँ कि टीसीए साइकिल केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो ऑक्सीजन फिर काम कहाँ आ रही है? तो जो NADH है, FADH2 है, मस्ट बी रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस एंड FAD फॉर टीसीए साइकिल टू कंटिन्यू। तो जो NADH है, FADH है, उनको वापस से, जैसे आपके क्रैब साइकिल में NAD प्लस से क्या बन गया, NAD प्लस से बन गया आपका NADH प्लस H पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पर क्रैब साइकिल तो बार बार चलेगी, जब जब फूड आएगा तो हमें NAD प्लस हर बार चाहिए, तो वापस से इस NAD प्लस को बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और ये हैपन कैसे होगा? बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। तो ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो आपका NAD प्लस और FAD जो होगा वो बन नहीं पाएगा दोबारा से, और दोबारा नहीं बनेगा तो टीसीए साइकिल फिर होल्ट हो जाएगी। तो क्रैब साइकिल इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? टीसीए साइकिल के ऊपर। आगे देखिए, अब बात कर लेते थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। जो आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है कहाँ होता है? पेंटोस, ये आपका आरबीसी में भी होता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या HMP शंट कहाँ होता है? साइटोसोल में। मेन काम क्या करता है? NADPH का प्रोडक्शन, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है आपका आरबीसी में भी होता है, क्योंकि आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो क्रैब साइकिल और ईटीसी नहीं होते। आरबीसी रिलाई ओनली ऑन NADPH, तो आरबीसी NADPH के ऊपर रिलाई करती है, NADPH बनेगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। NADPH क्या करता है? ये ग्लूटाथायोन को रिड्यूस टू कीप ग्लूटाथायोन रिड्यूस, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है, और ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, ठीक है। अब ये जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना, ये क्या करता है? जो आपका RNA वगैरह है ना, जो आपकी न्यूक्लियोटाइड, उनको डैमेज नहीं होने देता है ना, तो डैमेज से बचाता है। तो विदाउट पीपीपी अगर आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नहीं चल रहा तो आरबीसी जो है उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा और एनीमिया कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए NADPH बहुत जरूरी होता है आपका ग्लूटाथाइन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखने के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होते हैं आपके, वो आपके डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे, है ना, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है। तो आपका NADPH जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है, और NADPH बनता कहाँ से है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से क्या बनता है? NADPH। NADPH क्या करता है? ग्लूटाथाइन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है, और वो ग्लूटाथाइन जो होता है वो आपका क्या करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, आरबीसी में मेटाबॉलिक एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड डज नॉट अकर इन आरबीसी, कि जो आरबीसी होता है आपका उसमें फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? देखो, फैटी एसिड की सिंथेसिस तो होती है साइटोसोल में, और फैटी एसिड टूटता कहाँ है? ब्रेकडाउन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कह लो या ऑक्सीडेशन कह लो, ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं होता, लेकिन फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है क्योंकि आरबीसी के पास साइटोसोल तो है। तो सिंथेसिस फैटी एसिड की नहीं होती आरबीसी में, होती है क्योंकि साइटोसोल में होती है फैटी एसिड की सिंथेसिस। तो अगर ये ऑक्सीडेशन लिखा होता है, ब्रेकडाउन लिखा होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये सिंथेसिस है तो सिंथेसिस तो होती है फैटी एसिड के आरबीसी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर
द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज, वेट फॉर अ सेकंड, वेट, जब अगर सिंथेसिस होगी तो ब्रेक डाउन भी होना जरूरी है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड डज नॉट अगर इन आरबीसी, समहाउ ये करेक्ट है, क्योंकि अगर फैटी एसिड बन रहा है तो उसका टूटना भी जरूरी है, टूटने के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं इसके पास। आगे देखिए, सो सॉरी, तो ये करेक्ट हो गया। सो पेंट, क्योंकि दो ही चीज चलती है आरबीसी में, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ऑपरेट होता है आरबीसी में, बिल्कुल होता है, क्योंकि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी शंट एक ही नाम है। तो ये क्या करते हैं, ये एनएडीपीएच बनाते हैं। ये एनएडीपीएच क्या करता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जीएसएच यानी ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो होता है, इसको रखता है ये। और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करवाता है एनएडीपीएच। आरबीसी कैन नॉट सिंथेसाइज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, कि आरबीसी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती। अरे आरबीसी में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चल रहा है, एनएडीपीएच काम कर रहा है, एनएडीपीएच रिड्यूस ग्लूटाथायोन को सिंथेसाइज करता ही है, तो कैन नॉट कैसे हो गया, करता है। एनएडीपीएच से क्या बनता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज रिड्यूस ग्लूटाथायोन बनता है, ये बोले नहीं बनता। RBC does not contain enzyme like adenosine deaminase and pyrimidine nucleotidase. RBC does not contain enzyme like adenosine deaminase pyrimidine nucleotidase. तो RBC में ये सारे enzymes तो होते हैं. NADH dependent methemoglobin reductase system is present in RBC. कि NADH dependent methemoglobin reductase system ये present होता है RBC में. So this statement आरबीसी डज नॉट कंटेन, तो ये कंटेन करती है, तो डी तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, एनएडीएच डिपेंडेंट मिथामोग्लोबिन रिडक्टेज सिस्टम प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तो ये जो सिस्टम है प्रेजेंट होगा कहाँ पर, आपका आरबीसी में। तो आरबीसी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस चलती है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो क्रेब्स साइकिल ईटीसी नहीं चलती, ना ही आपका फैटी एसिड सिंथेसिस ऑक्सीडेशन होता है। आरबीसी में केवल दो चीजें चलती हैं, ग्लाइकोलिसिस और इसके अलावा आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में एनएडीपीएच बनता है। एनएडीपीएच क्या करता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को बनाता है, जो आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करता है। साथ में आरबीसी में जो आपके पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइडेज हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, वो सब प्रेजेंट होते हैं फिर डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा एनएडीएच डिपेंडेंट मिथामोग्लोबिन रिडक्टेज जो है, ये भी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा गया आपसे। करिए इसको। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट। फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट इज इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, नहीं, ये तो एक्टिवेटर होता है, इनहिबिटर नहीं होता, तो ये गलत हो गया। टीसी साइकिल इंटरमीडिएट सक्सिनेट ऑक्सैलिस्टेट कैन बोथ बी डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, तो दोनों ही आपके अमीनो एसिड ड्राइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि जो सक्सिनेट होता है कैन कम फ्रॉम अमीनो एसिड लाइक मिथ्योनिन, वालिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, इनसे आ सकता है। ऑक्सैलिस्टेट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एस्पाराटेट, ठीक है। तो यानी कि ये जो सक्सिनेट ऑक्सैलिस्टेट है आपके बन सकते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड, ये करेक्ट है। डाइट रिच इन सिस्टीन कैन कंपेंसेट फ्रॉम मिथ्योनिन डिफिशिएंट डाइट इन ह्यूमन, तो ये देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है। डाइट रिच इन सिस्टीन कैन कंपेंसेट फॉर अ मिथ्योनिन डिफिशिएंट डाइट इन ह्यूमन, तो ये क्या है, बोल रहे हैं ये रॉन्ग है। मिथ्योनिन इज असेंशियल, मिथ्योनिन क्या है, असेंशियल है। सिस्टीन क्या है, सेमी एसेंशियल है। सिस्टीन कैन स्पेयर मिथ्योनिन टू सम एक्सटेंट बट इट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस मिथ्योनिन, तो सिस्टीन क्या है, सिस्टीन आपका मिथ्योनिन को फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो सिस्टीन है आपका, अगर आपने खा लिया तो ये मिथ्योनिन की अगर आप में कमी है तो उसको कंपेंसेट कर देगा, कुछ हद तक कर सकता है। कंप्लीटली जैसे मान लो आप सिस्टीन खा रहे हो और बॉडी में मिथ्योनिन की कमी है, तो कुछ हद तक तो मिथ्योनिन की कमी को दूर करेगा, कंप्लीटली नहीं करेगा, तो ये आपका हो गया गलत। आगे देखिए, DTTP फॉर डीएनए सिंथेसिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूटीपी, तो ये आपका करेक्ट है ना। उसके बाद देखिए थायामीन जो है वो यूरासिल से है ना, सिंथेसाइज हो सकता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर तो हो जाएगा, है ना। इन द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे
carbon atom from bicarbonate in the synthesis of malonyl coenzyme is not incorporated into palmitic acid। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए आपकी क्या होती है, 2 कार्बन की होती है, ठीक है। फिर बाइकार्बोनेट अपना 1 कार्बन देता है और 3 कार्बन कार्बन का क्या बनता है, मेलोनिल कोएंजाइम बनता है। और ये मेलोनिल कोएंजाइम जो होता है ड्यूरिंग चेन इलोंगेशन कार्बोक्सिल कार्बन बाइकार्बोनेट रिलीज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में क्या होता है, मेलोनिल कोएंजाइम में जो ये कार्बन है ये रिलीज हो जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के ऊपर, लेकिन ये याद रखिएगा कि नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाल्मिटिक एसिड। तो ये करेक्ट है आपका, तो बी डी ई सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। मेन साइट जो होती है बीटा ऑक्सीडेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। पेरोक्सिसोम में भी होता है बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, बट मेन जो लोकेशन होती है बीटा ऑक्सीडेशन या फैटी एसिड के ब्रेकडाउन की वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सिंथेसिस क्या पेरोक्सिसोम में होती है फैटी एसिड की, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पेरोक्सिसोम में तो ब्रेकडाउन होता है ना कि सिंथेसिस, सिंथेसिस साइटोसोल में होती है फैटी एसिड की। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसके कुछ एक्टिविटी के बारे में बताएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, 2 चलेगा, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा जहाँ एटीपी बनेगी और प्रोटॉन ग्रेडियंट चलेगा, H पॉजिटिव बाहर की तरफ जाएंगे। तो दो 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 प्रोसेस चलती है। रोटिनोन क्या है, रोटिनोन इनहिबिटर है किसका, कॉम्प्लेक्स 1 का। एंटीमाइसिन ए क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है। साइनाइड क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है। आपको इनहिबिटर्स वगैरह याद रखने हैं, इसके देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है। मैंने इसमें याद रखिएगा रोटेनोन ये क्या है, ये इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स 1 का। इसके अलावा ये देखिए ये एनपीए मेलोनेट टीटीएफए ये सारे इनहिबिटर है कॉम्प्लेक्स 2 के। एंटीमाइसिन किसका इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्स 3 का। साइनाइड इनहिबिट करता कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता कॉम्प्लेक्स 5 को, ठीक है। ये इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स ध्यान रखने की चीज है। आगे देखिए द एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल में क्या होता है, टीसीए साइकिल जब एक बार चलती है, 1 साइकिल जब चलती है टीसीए साइकिल की, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनते हैं आपके 3 जगह तो आपका एनएडीएच बनता है, एक जगह आपका एफएडीएच बनेगा और एक जगह आपका जीटीपी या एटीपी कह लो ये बनेगा। वहीं अगर आपके 2 साइकिल चलते हैं क्रैब साइकिल के, तो इसके 2 गुना कर दो, ठीक है, 6 2 और 2, ठीक। तो यहां हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा करेक्ट नहीं है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पेरोक्सिसोम। तो बीटा ऑक्सीडेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमें पता है, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बोले कि फैटी एसिड की सिंथेसिस पेरोक्सिसोम में होती है, नहीं, फैटी एसिड की सिंथेसिस कहां होती है, साइटोसोल में। पेरोक्सिसोम में तो ब्रेक डाउन होता है कभी कभी। पेरोक्सिसोम यूटिलाइज H2O2 peroxide to oxidize variety of substrate, बिल्कुल पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करता है। पेरोक्सिसोम इंपोर्ट द रिपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल। तो ये आपका सेल बायोलॉजी का है लास्ट वाला, लेकिन ये याद रखिएगा फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है ना कि पेरोक्सिसोम में, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आगे देखिए रोटेनोन क्या है, इनहिबिटर है किसका, कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना। द एडिशन ऑफ रोटेनोन टू सेल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या करेगा, जनरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ब्लॉक द एटीपी जनरेशन, ब्लॉक इन एटीपी जनरेशन बट नो जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बट नो ब्लॉक ऑफ एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन को तो ये ब्लॉक करेगा ही करेगा, है ना। परमेबलाइजेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन टू कंपाउंड व्हिच आर यूजुअली नॉट एबल टू ट्रांसफर। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा आपका, ब्लॉक करता है किसको, एटीपी जनरेशन को। कौन, रोटेनोन, क्यों, कॉम्प्लेक्स 1 से बाइंड कर जाएगा। ये देखिए रोटेनोन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 से बाइंड करेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए रोटेनोन क्या करता है, टारगेट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी एटीपी जनरेशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। आगे देखिए विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इरिवर्सिबल एंड कमिटेड। तो आपको पता है जहां हेक्सोकाइनेज बन रही है,
या सॉरी ग्लूकोकाइनेज मेनली अगर लिखा होगा ना वहां पर, है ना, PFK1 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए विच एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड, तो टीसीए साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजन एंजाइम जो होती है आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिफेक्ट इन कार्नेटिन ट्रांसएसिटाइलेज अफेक्ट विच प्रोसेस, तो होता क्या है, जो आपकी कार्नेटिन होती है क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर उसका क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो कार्नेटिन होती है ट्रांसपोर्ट करती है किसको, देखो जो आपका फैटी एसिड है, फैटी एसिड है बनता कहाँ है, साइटोसोल में, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर करना पड़ता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि इसका ब्रेकडाउन हो जाए। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने के लिए कार्नेटिन जो है ये हेल्प कर रही होती है, ठीक है। अगर मान लो डिफेक्ट हो गया इसमें, तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया लो कीटोन, मतलब अगर डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, फैटी एसिड मतलब कार्नेटिन काम नहीं कर रही, डिफेक्ट हो गया कार्नेटिन एसाइल ट्रांसफेरेज में, तो क्या होगा, अगर ये कार्नेटिन काम ही नहीं कर रही तो ये फैटी एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही नहीं, साइटोसोल में एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा ये फैटी एसिड, और क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल बताई गई कितनी एटीपी बनती है, ये चीज याद रखिएगा कि बायोटीन जो है जिसको बोलते हैं विटामिन B7, ये कोफैक्टर किसका है, कार्बोक्सिलेशन जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का कोफैक्टर है। PLP ट्रांस एमाइनेज एंजाइम का कोफैक्टर है। FAD सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। ये मैंने समरी यहाँ ऐड कर दिया कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, टीसीए साइकिल में कितने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है, ये सारी समरी मैंने यहाँ पर ऐड करती है, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो आगे का पोर्शन है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।